हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है यूनिट 6, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और इसमें भी हम लोग मोस्ट आईएमपी इसका चैप्टर है क्या, वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक से भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सब को हम लोग एक ही लेक्चर में, दो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग बेसिकली बैंकों का हिस्ट्री देखेंगे भारत में, और साथ ही आरबीआई के प्रमुख कार्य देखेंगे कि आरबीआई किस प्रकार अपने कार्यों को संचालित करता है। चलिए, स्वागत है आपका पुनः एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अब लोग बैंक का इतिहास। देखिए, 1764 में, सबसे पहले 1764 में अंग्रेजों के द्वारा कौन सा युद्ध जीता गया था? बक्सर का युद्ध जीता था, ठीक है, बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में, इसी ईस्ट कंपनी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से ही उन्होंने भारत में वित्तीय लेन देन को प्रारंभ किया। और इसी के मद्देनजर उन्होंने सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में 1770 में पहला बैंक खोला, और उसे क्या नाम दिया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही आईएमपी बैंक है ये। पूछ सकता है कि पहला भारतीय क्षेत्र में स्थापित बैंक का नाम क्या है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्थापना करी इसकी? अलेक्जेंडर ने करी। इसने अलेक्जेंडर, कब? 1770 में। अब इसके पश्चात जैसे जैसे अंग्रेजों का आधिपत्य भारतीय क्षेत्र में बढ़ता गया, तो उन्होंने तीन प्रांतों में शासन सबसे पहले स्थापना करी। शासन की सबसे पहले बंगाल, तो बंगाल में इनके द्वारा बनाया गया बैंक का नाम क्या था? बंगाल बैंक। कब बना था? 1806 में। इसके पश्चात उन्होंने कहाँ देखा? बॉम्बे। तो बॉम्बे में इन्होंने एक बैंक बनाया, कौन सा? बॉम्बे बैंक। कब? 1840 में। इसके पश्चात वो दक्षिण में गए, तो कब? 1846 में कौन सा बैंक बना? मद्रास बैंक बना। इन तीन बैंकों के माध्यम से ही वह अपने वित्तीय लेन देनों को भारतीय क्षेत्र में क्या करते थे? संचालित करते थे। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा बैंक की बेसिकली हिस्ट्री। अभी और हिस्ट्री बाकी है। बाद में यही तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। और यही बैंक बाद में क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंक की स्थापना का क्रोनोलॉजी क्या क्या रहा है। ठीक है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 में बंगाल बैंक, 1840 में बॉम्बे बैंक, 1846 में मद्रास बैंक। ये तीन बैंक, ये चार बैंक बने। ठीक है, इसके पश्चात 1865 में इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंस आता है उसका। ठीक है, फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक बना। ठीक है, और 1885 में पूर्णतः, सॉरी, 1894 में पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। ये है क्या हमारी बैंक की स्थापना की हिस्ट्री की, कौन सा बैंक कब कब बना। साथ ही 1900 या फिर 20वीं सदी में कौन कौन से बैंक बने। तो सबसे पहले 1906 में कौन सा बैंक बना? बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही आईएमपी है, बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में बना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर बना, बैंक ऑफ मैसूर बना। ठीक है, तो ये क्या है? भारत में बैंकों की स्थापना की हिस्ट्री कि कौन सा बैंक कब बना और किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, हमने किसके द्वारा बनाया गया ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है। केवल बैंक की स्थापना और उनका हेडक्वार्टर आता है। ठीक है, तो ये कब हुआ? हमारे स्वतंत्रता के पूर्व बैंक की बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जब तीनों बैंक, कौन कौन से तीन बैंक थे हमारे। सबसे पहले 1806 में कौन सा बैंक? बंगाल बैंक। फिर 1806 के बाद 1840 में कौन सा बैंक था? बॉम्बे बैंक। फिर 1846 में मद्रास बैंक। इन तीनों बैंकों को विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, और इसका नाम बदल करके 1949 में कौन सा बैंक रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसबीआई। और इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में।
1955 में क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में किस प्रकार आरबीआई की स्थापना हुई। सबसे पहले 1914 से लेकर के 1918 में क्या प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो सारी देश की बैंकिंग प्रणाली क्या हो गई थी, विफल हो गई थी, और प्रत्येक देश में वित्तीय लेन देन क्या हो चुका था, ठप हो चुका था। तो इसी संदर्भ में अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, एक किताब लिखी थी। इसी किताब को ध्यान में रखते हुए, इसी किताब को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1926 में एक आयोग बनाया, हिल्टन एंड यंग आयोग, हिल्टन एंड यंग कमीशन, या आयोग बनाया। इस कमीशन ने किसकी सिफारिश की, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की, इसकी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। और 1934 को एक एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट लाया गया 1934 को, और इसी एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 को किसकी स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, और आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ पर था, कलकत्ता में था स्थापना के समय, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई स्वतंत्रता के बाद तक के पाकिस्तान और वर्मा के सेंट्रल बैंक के भी रूप में काम किया। किसके, वर्मा, वर्मा यानी कि तत्कालीन समय में म्यांमार बोल सकते, ठीक, म्यांमार कहते ही बोल सकते नहीं है। ठीक, तो आरबीआई के द्वारा पूछ सकते हैं कि किस किस बैंक, किस किस देश के लिए इन्होंने कार्य किया, तो पाकिस्तान और वर्मा के लिए कार्य किया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। अब आरबीआई की जो प्रस्तावना है, या प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य, कि आरबीआई के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। प्रारंभ में आरबीआई एक निजी स्वामित्व का बैंक था, किसका, निजी स्वामित्व का बैंक था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। ठीक है, और इसी समय 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी एक्ट के माध्यम से अन्य बैंकों के साथ साथ आरबीआई का भी क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया, और इसके पश्चात यह आरबीआई भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला क्या बन गया, बैंक बन गया। ठीक है, अब टोटल जो इसमें ओनरशिप रहेगी किसकी रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक, अब इसकी जो प्रस्तावना है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करना। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या, मौद्रिक पॉलिसी को या फिर मौद्रिक नीति को बनाना, या फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक, और ड्राफ्ट तैयार करने के साथ साथ नोटों के निर्गमन के लिए प्रारक्षित प्रणाली को अपनाना, प्रारक्षित प्रणाली को अपनाना। ठीक है, भारत अपने 200 करोड़ या 200 करोड़ रुपए के एवज में मूल्य क्या, नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है, जिसमें 115 करोड़ का अलग निधि होती और 85 करोड़ की अलग निधि होती। मैं आपको उसका डिटेल में बताऊंगा अभी आगे लेक्चर में। ठीक है, और साथ ही यह इसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जब अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है, उससे निपटने के लिए मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क तैयार करेगा, और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के लिए वो किसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करेगा। ये इसकी प्रस्तावना में उद्देश्य में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई क्या, आरबीआई की प्रस्तावना। अब देखेंगे आरबीआई की संरचना, या फिर आरबीआई का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में सरकारी निर्देशक यानी कि ऑफिशियली डायरेक्टिव्स, और दूसरे होते हैं नॉन ऑफिशियली, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग गैर सरकारी निर्देशक। ठीक है, जो सरकारी निर्देशक होते हैं इसमें होगा एक गवर्नर, एक होते हैं, 4 होते हैं क्या, उप गवर्नर, और वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये 25 नंबर के। ठीक है, और पहले इसके गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और 15वें नंबर के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी पूछ सकता है। और वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, लिख लीजिए। देखिए करंट भी मैं कवर करते चल रहा हूँ, आपको सारे बैंक से रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर मिलेंगे।
है ना। तो माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामी जानकीनाथन, ये चार क्या है इसके डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है, ये हो गई क्या सरकारी निर्देशक। अब गैर सरकारी निर्देशक में कौन कौन होंगे? विभिन्न क्षेत्रों के 10 निर्देशक आएंगे, विभिन्न क्षेत्रों के 10 निर्देशक आएंगे, 2 सरकारी अधिकारी रहेंगे, ठीक है, और 4 स्थानीय बोर्डों के निर्देशक रहेंगे। स्थानीय बोर्ड यानी कि 4 बोर्ड आरबीआई के बने हुए हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर में 4 बोर्ड है। इन 4 बोर्डों में कितने सदस्य रहेंगे? 4 वहां से आएंगे। और प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन 5 सदस्य में से एक एक सदस्य कहाँ पर आके बैठता है? ये रिजर्व बैंक में आता है। इसे क्या बोलते हैं? 4 स्थानीय बोर्ड के निर्देशक। इस प्रकार आरबीआई की संरचना में कुल कितने सदस्य हो जाते हैं? टोटल कर लीजिए, 1 4 10 2 4, यानी कि टोटल कितने? 21 सदस्यीय संरचना होती है किसकी? आरबीआई की। ठीक है, और इसी संरचना के माध्यम से आरबीआई अपने कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, अब आरबीआई अपने कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण करते हैं। मुख्य समिति या मुख्य बोर्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। कौन सा? वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। इसके साथ ही दूसरा बोर्ड हो जाएगा भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड। बहुत ही आईएमपी ये पूछ सकते हैं, भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड बहुत ही आईएमपी है। और उप समिति कौन कौन सी होगी? सबसे पहले उपलेखा समिति या फिर क्या है? लेखा समिति। कौन सी? लेखा समिति, लिख लीजिए आप, लेखा समिति उप समिति के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात मानव संसाधन आपूर्ति समिति, मानव संसाधन जो भी बैंकिंग कार्यों में को संचालित करने की जो भी मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, इस उप समिति के माध्यम से ही उनकी आपूर्ति की जाती है, मानव संसाधन आपूर्ति के माध्यम से। तीसरी समिति क्या हो जाएगी? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समिति, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समिति। चौथी हो जाएगी भवन उप समिति, भवन उप समिति। और पांचवी क्या हो जाएगी? रणनीति उप समिति। कौन सी? रणनीति उप समिति। तो इन उप समिति के माध्यम से या समिति के माध्यम से आरबीआई के द्वारा अपने निर्धारित कार्यों या प्रस्तावना को पूर्ण करने के लिए कार्यों को संचालित किया जाता है। देखिए, आरबीआई का मुख्य या एक अन्य कार्य है क्या? मौद्रिक नीति को बनाना। आरबीआई के द्वारा 2016 तक के मौद्रिक नीति को बनाया जाता था, लेकिन 2016 के पश्चात मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मौद्रिक समिति के द्वारा। और मौद्रिक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से आएंगे और 3 सदस्य कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट से आएंगे। ठीक है, और इसका हेड या फिर मौद्रिक समिति का हेड कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और भारत में मौद्रिक नीति का एक लक्ष्य रखा गया कितना? 4% मुद्रास्फीति का। ठीक है, कितना? 4%। इसमें 2% प्लस माइनस मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? आरबीआई की मौद्रिक नीति। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया मौद्रिक नीति का? 4%। इसमें 2% लेके क्या करते हैं? मार्जिन रखते हैं। ठीक है, और मौद्रिक नीति क्या होती? केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित करके आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है? मौद्रिक नीति है। ठीक है, मौद्रिक नीति अभी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग आरबीआई और आरबीआई के बेसिक फंक्शंस और बैंक की हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या? मौद्रिक नीति। अब देखते हैं आरबीआई के द्वारा कौन कौन से कार्यों को संचालित किया जाता है। बहुत ही आईएमपी, ये देखिए एक्चुअल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई के सबसे पहला काम क्या होता है? मौद्रिक नीति को अब क्रियान्वयन करना है, फिर मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंटेशन करना। तो लिख लीजिए, मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करना। एक दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? वित्तीय प्रणाली का नियमन करना, वित्तीय प्रणाली का नियमन करना। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। इसका एक्ट आया था 1999 का एक्ट, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। फिर क्या है? नोटों का निर्गमन करना, आरक्षित अनुपात प्रणाली के माध्यम से नोटों का निर्गमन करना।
भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करना, भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करना, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, विकासात्मक भूमिका में अपनी गतिविधियों को संचालित करना, ठीक है। भुगतान प्रणाली का नियमन करना, भुगतान प्रणाली का निर्माण करना कब, 2007 से। इसके पश्चात सरकारी प्रतिभूति का विनियमन करना, इसका सरकारी प्रतिभूति का विनियमन करना कब, ये भी 2007 से प्रारंभ किया। इन उपरोक्त कार्यों को किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा संचालित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आरबीआई अपनी स्वायत्तता के लिए कौन कौन से कार्य करता है। तो आप 2 एक्ट याद रख लीजिएगा, 2 धाराएं, धारा 7 का 1, ठीक, धारा 7 का 1। इसमें क्या होता है, सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकती जो जनहित के कार्यों में अपने कार्यों को संचालित करे। धारा 7 का 2, इसके माध्यम से क्या कार्य करते हैं, निर्देशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों को उपयोग करता है। जो निर्देशक मंडल होगा वो बैंक की सारी शक्तियों को यूज करता है। और एक फैक्ट छूट गया दोस्त मुझसे, वो क्या है, मौद्रिक पॉलिसी या मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई एक्ट की धारा 45ZB के द्वारा निर्मित की जाती है। पूछ सकता है कभी भी, धारा 45ZB किससे संबंधित है, तो मौद्रिक नीति या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, ठीक है। ये क्या हो गया, आरबीआई। अब देखते हैं आरबीआई के द्वारा अपनी साख नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। इसके लिए साख नियंत्रण के लिए आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी नीतियों को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले गुणात्मक विधि, लिख लीजिए, गुणात्मक यानी कि क्वालिटिव, क्वालिटिव मेथड। और दूसरी विधि होती परिणात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणात्मक, ठीक, क्वांटिटेटिव, ठीक। गुणात्मक विधि में पहले देखते हैं परिणात्मक विधि में किस मात्रा में पैसों या रुपए का प्रवाह हो रहा है, इसको देखा जाता है। और कहाँ पर रुपए का प्रवाह हो रहा है, यानी कि किस क्षेत्र में रुपए जा रहे हैं, उसको देखा जाता है किसमें, गुणात्मक विधि में। तो इन विधियों के माध्यम से आरबीआई के द्वारा क्या अपनी इस साख को नियंत्रित किया जाता है। अब गुणात्मक विधि में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि केवल आपको नाम बता दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो वो मेंस का टॉपिक हो जाएगा। और अभी हमारा उद्देश्य क्या है, प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना और 85+ मार्क्स हमको लाने, 85 क्वेश्चंस सही करने, ठीक है। सबसे पहले गुणात्मक विधि में क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया। इसके पश्चात साख उपभोक्ता नियमन, साख उपभोक्ता नियमन। फिर क्या, विभिन्न ब्याज दरों में कटौती, विभिन्न ब्याज दरों में कटौती की जाती है। चयनात्मक, जैसे विभिन्न ब्याज दरों में कटौती यानी कि कृषि क्षेत्र में अलग ऋण दिया जाता है, कार लोन के लिए अलग ऋण दिया जाता है, तो इस प्रकार वो विभिन्न ब्याज दरों में कटौती करते हैं। फिर क्या है, चयनात्मक साख नियंत्रण, जैसे आपने देखा होगा कृषि क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में 40% लोन देना अनिवार्य बैंकों के द्वारा, अपने जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उसमें। साख की राशनिंग करना इत्यादि कार्य क्या है, गुणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिणात्मक विधि। परिणात्मक विधि में सबसे क्या है, बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट को निर्धारित करता है, वर्तमान में कितनी चल रही है बैंक रेट, 6.15%। और इसे क्या बोलते हैं, बेस रेट भी कहा जाता है। क्या, बेस रेट। बेस रेट की अभिकल्पना या अवधारणा कब आई थी, 2010 में आई थी, ठीक। इसके पश्चात क्या, CRR, केस रिजर्व रेशो, ठीक है, केस नगद आरक्षित अनुपात वर्तमान में कितना चल रहा है, 4.5%, यानी कि अपनी कुल संपत्ति का कुछ अंश वो आरबीआई के पास में रखता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, किसमें, SSR में, और वर्तमान में कितना, 4.5। और इसके पश्चात SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि अपनी संपत्ति का कुछ प्रतिशत वो स्वयं के पास स्वर्ण या मुद्रा के रूप में सेव करके रखता है, और वर्तमान में कितना है, 18%। ये करेंट का स्टूडेंट है ना, तो आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो और याद कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको देखना है तो आप किसमें, इस पीडी में जाके इनके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके पश्चात रेपो रेट, जब आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देती है, ऋण देती है, वो किसके माध्यम से देती है, रेपो रेट के माध्यम से। और वर्तमान में रेपो रेट कितना चल रहा है, 5.90%। और रिवर्स रेपो रेट, जब वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई पैसे वापस लेती है उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। और वर्तमान में कितना चल रहा है रिवर्स रेपो रेट, 3.75%।
3-5%। फिर होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, खुले बाजार की प्रक्रिया। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, प्रतिभूति का जो सिक्योरिटी रहती है उसे क्या करती है, क्रय विक्रय का कार्य करती है। तो ये हो गई क्या, आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख विधियां जिसके माध्यम से वह साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब देखिए, आरबीआई या बैंक से संबंधित आपको दो प्रमुख कमेटी देखने को मिलेगी। नरसिम्हन कमेटी, बहुत ही आईएमपी 1991 में बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है। इसका मुख्य सिफारिश क्या थी कि बैंकों का नेशनलाइजेशन ना किया जाए। कम और दूसरी सिफारिश क्या थी कि कमजोर बैंकों का विलय आपस में कर दिया जाए या फिर मजबूत बैंकों में कर दिया जाए। बैंकों की शाखा को क्या कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश थी कि सारी बैंकिंग शाखाएं अब कैसी संचालित होनी चाहिए, कंप्यूटर के माध्यम से। बैंकों की संख्या को न्यून रखा जाए और बैंक के मानक कैसे होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के होना चाहिए। कैसे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के होना चाहिए। सीआरआर एसएलआर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, ऋणों का राजनीतिकरण करके उन्हें माफ ना किया जाए। जैसे हम लोग कर देते हैं ना कि इस कंपनी का ऋण को माफ कर दिए या फिर फलाने कंपनी का ऋण माफ कर दिए। जैसे आपने सुना होगा वर्तमान में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े उद्योगपतियों का एक साथ लोन माफ किया था। ठीक है, यानी 16,000 करोड़ ऐसा कुछ डेटा आया था। ऐसे ऋणों को क्या करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। किसने बोला था ये, नरसिम्हन कमेटी ने बोला था। एक और एक कमेटी थी पीजे नायक कमेटी, बहुत ही आईएमपी कमेटी ये भी, पीजे नायक कमेटी। इस कमेटी ने भी क्या बोला, कम से कम बैंक होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने, कम से कम बैंक होना चाहिए ताकि जो भी बैंक हो वो वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने कार्यों को क्या करे, संचालित करे। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है ये भी। ठीक, तो ये हो गया क्या, हमारा बैंक से संबंधित सारी जानकारियां। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाँ, और एक फैक्ट छूट गया है। अब 1956 में जब आरबीआई तो एसबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके पश्चात 1969 में, तब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आर के झा थे, आर के झा। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस समय कौन थे, आई जे पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। और 2023 के प्री में पूछा था कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, ये हो गई क्या, आईएमपी फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कमेटियां कौन कौन सी बनी थी जो बैंक से संबंध, जैसे गाइपोरिया समिति। गाइपोरिया समिति, इसका कार्य क्या था, ग्राहक सेवा में सुधार करना, ग्राहक सेवा में सुधार करना। किससे, गाइपोरिया कमेटी। इसके पश्चात ए घोष समिति, ए घोष समिति, इसका कार्य क्या था, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है, फिर क्या है, पी आर नायक समिति, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना। फिर क्या है, एस एस तारापुर समिति, एस एस तारापुर समिति बहुत ही आईएमपी समिति है। इसका काम क्या था, विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तन या रुपए की परिवर्तनशीलता पर कौन सी कमेटी बनी थी, एस एस तारापुर समिति। तारे भी चमकते हैं यानी कि उनके प्रकाश में परिवर्तन होता है, इसलिए रुपए की परिवर्तनशीलता कौन सी समिति संबंधित है, तारापुर समिति। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक बनी थी आरवी गुप्ता कमेटी, आरवी गुप्ता कमेटी, इसका कार्य क्या था, कृषि ऋण में सुधार करना। किसमें, कृषि ऋण में सुधार करना। फिर एक समिति बनी थी पी आर खन्ना समिति। कौन सी, पी आर खन्ना समिति, जो नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होते हैं उनकी रूपरेखा में सुधार करना। नॉन परफॉर्मिंग असेट, गैर निष्पादित संपत्तियों में सुधार करना। ठीक है, एक समिति बनी थी डी सुब्बाराव समिति, डी सुब्बाराव समिति। इसका कार्य क्या था, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह को संचालित करना। डी सुब्बाराव समिति, आप लिखते चलिएगा। एक समिति और एक अन्य समिति विमल जालन समिति, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, विमल जालन समिति। इन्होंने क्या बोला था कि नए बैंकों के परमिट के लिए आवेदनों की समीक्षा करना।
जो नए भी बैंक बनेंगे उनके लिए क्या परमिट जो आएंगे उनकी क्या करना, समीक्षा करना। इसके पश्चात उर्जित पटेल बनी थी, उर्जित पटेल समिति, ये भी क्या बनी थी, मौद्रिक नीति से संबंधित समिति थी। कौन सी, उर्जित पटेल समिति। इसके पश्चात नचिकेत मोर समिति, बहुत ही आईएमपी है नचिकेत मोर समिति। इसका काम क्या था कि निम्न आय वाले परिवार एवं छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना, नचिकेत मोर समिति। ठीक, फिर एक समिति बनी थी दीपक मोहंती समिति, दीपक मोहंती समिति। इसका उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन की मध्यवर्ग कार्य योजना तैयार करना, दीपक मोहन समिति। और एक अन्य समिति ऊषा थोराट समिति है, देश के सभी गांवों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, इन कमेटी के आपको नाम याद रखना है, क्या, ऊषा थोराट समिति। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी आरबीआई से संबंधित प्रमुख समितियां। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत की अन्य वित्तीय बैंक जिनके माध्यम से भारत में बैंकिंग प्रणाली को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था, 1964 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, पूछ सकते हैं वो लोग। फिर दूसरा क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कब बना, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। लास्ट ईयर पूछ चुका है सिडबी, सिडबी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक कब बना था, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बना था। ठीक है, भारतीय आवास बैंक, इसके पश्चात एक्सिम बैंक कब बना था, आयात निर्यात बैंक 1982 में। फिर क्या है, नाबार्ड कब बना था, 12 जुलाई 1980 को बना था। ठीक, फिर भारतीय महिला बैंक, बहुत ही आईएमपी, भारतीय महिला बैंक कब बना था, 2013 में बना था। इसके पश्चात मुद्रा बैंक कब बना, 2015 में बना है। भूमि विकास बैंक कब बना है, भूमि विकास बैंक 1959 में, 69 में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक कब बना था, आईसीआईसी बैंक 1994 में बना था। ठीक, फिर क्या है, आईआईबीएल बैंक कहाँ, कलकत्ता में, 1985 में बना था। यूटीआई बैंक लिमिटेड 1985 और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना था, 1964 में बना था। ये अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में दो प्रकार के बैंक देखने को मिलेंगे आपको, कितने, दो प्रकार के। आरबीआई के द्वारा दो प्रकार के बैंकों का संचालन किया जाता है। एक होते अनुसूचित बैंक, कौन से, अनुसूचित बैंक, जिनका वर्णन अनुसूची 2 में होता है, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक जिनका वर्णन अनुसूची 2 में होता है। जो आरबीआई की अनुसूची 2 होती है, उन बैंकों में अनुसूची 2 में वर्णित या उल्लेखित बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है या फिर शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, जिनका वर्णन अनुसूची में नहीं होता है, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। एक अनुसूचित बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार के बैंक देखने को मिलेंगे आपको। एक होते हैं घरेलू बैंक और दूसरे होते हैं क्या, विदेशी बैंक। ठीक है, घरेलू बैंक में कौन कौन से, निजी बैंक और एक सार्वजनिक बैंक। ठीक है, निजी और सार्वजनिक बैंक। तो सार्वजनिक बैंक में कौन कौन से जाएंगे, वाणिज्यिक बैंक, बहुत ही आईएमपी ये टॉपिक है ना। इसके पश्चात क्षेत्रीय बैंक, जैसे आपने सुना होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना था, 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में, कब, 2 अक्टूबर 1975 को बना था। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब इसके पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पश्चात सहकारी बैंक, 3 प्रकार के, प्रत्येक राज्य में सहकारी बैंक होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो कौन सा, अपेक्स बैंक है। ठीक है, इसके पश्चात सार्वजनिक बैंक में और क्या जाएगा, विकास बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया आईडीबीआई, सिडबी, आईसीआईसी बैंक, इन बैंकों को विकास बैंक कहा जाता है। और फिर क्या है, वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, इन बैंकों के माध्यम से ही या फिर इन बैंकों के माध्यम से ही भारत में कौन सी प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा, आरबीआई के द्वारा दो प्रकार के बैंकों का संचालन किया जाता है, शेड्यूल्ड बैंक और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा बेसल कन्वेंशन, बेसल मानक। बेसल मानक क्या है, बैंक से संबंधित है। क्या, बेसल मानक बहुत ही आईएमपी है। आप ये केवल मानक को याद रख लीजिए, और ये विश्व स्तरीय मानक होता है। कौन सा, बेसल मानक। ठीक है, अब इसके पश्चात आपने सुना होगा स्विफ्ट प्रणाली। ठीक है, क्या, स्विफ्ट प्रणाली, ये भी क्या है, एक बैंक से संबंधित एक टर्म है। आपको सिंपल सा याद रखना है, केवल आपको याद ही रखना है।
ठीक। अब देखिए, जो आरबीआई है उसने नोट निर्गमन के लिए, क्या नोट, देखिए अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, नोट निर्गमन के लिए 1957 से कौन सी प्रणाली अपनाई है, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई है, जिसके माध्यम से 200 करोड़ का वो रिजर्व अपने पास रखती, इसमें 115 करोड़ का वो स्वर्ण रखती है और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखती है। इन मुद्रा को रिजर्व रखते हुए वो अपने नोटों का क्या करती है, निर्गमन करती है, इसको नोटों का निर्गमन करती है। ठीक है, ये हो गया क्या, फैक्ट। और वर्तमान में टोटल कितने नेशनलाइज बैंक है, तो वर्तमान में टोटल 12 नेशनलाइज बैंक है। कितने, 12 नेशनलाइज बैंक। ठीक, ये हो गया। अब अब देखते हैं रिजर्व बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से होता है, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और कब तक के चलता है, 30 जून तक के चलता है। कब तक के चलता है, 30 जून तक के चलता है। ये हो गया क्या, आरबीआई और आरबीआई से संबंधित फैक्ट हो गया। ठीक है, जो बेसल मानक होता है वो, ये क्या होता है बेसल मानक, बता दिया मैंने आपको, ये भी आईएमपीएम पूछ सकते हैं वो। ठीक है, एक योजना आई थी बैंकिंग लोकपाल योजना, आईएमपी पूछ सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना कब लाई गई थी, तो 1995 से लाई गई थी। कब, 1995 से। इसका उद्देश्य क्या था, बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनना और उसके समाधान के लिए कार्यों को, अपने कदम को आगे बढ़ाना या फिर उनके कार्यों का, समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। सॉरी, मैंने 1980 बता दिया था, 1982 में हुई थी। इस समिति की सिफारिश पर थी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैंने 1980 बता दिया था, अब 1982। ठीक है, कौन सी कमेटी, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक, ये हो गया क्या हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर। जैसा कि आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। कहाँ पर, होशंगाबाद में। कब बना था ये, 1967 में। आईएमपी फैक्ट है तो मैं आपको यही कवर करते चल रहा हूँ, कब बना था, 1967 में। फिर क्या है, एक आपने सुना होगा बैंक नोट प्रेस, कहाँ पर है, देवास में है। ठीक है, कहाँ पर है, देवास में है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे आईएमपी फैक्ट हो गए। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।